हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 125। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है, प्रश्न में दी हुई कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। तो पहले देखते हैं पंक्तियां, गौर से सुनेंगे। निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, नयन इधर मन भाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण है इन पंक्तियों में, ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है ये। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। माधुर्य वह गुण है जिससे अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए, ठीक है। माधुर्य वह गुण होता है जिससे हमारा अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाता है जब चित्त वृत्ति स्वाभाविक अवस्था में होती है। जब चित्त वृत्ति स्वाभाविक अवस्था में होती है तब रति आदि के रूप से उत्पन्न आनंद के कारण माधुर्य गुण युक्त रस के आस्वादन से स्वभावतः चित्त द्रवीभूत हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? जब चित्त वृत्ति स्वाभाविक अवस्था में होती है तब रति आदि के रूप से उत्पन्न आनंद के कारण माधुर्य गुण युक्त रस के आस्वादन से स्वभावतः चित्त द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। क्रमशः माधुर्य गुण संयोग से करुण में, ध्यान से सुने, क्रमशः अगर हम देखें तो माधुर्य गुण संयोग से करुण में, करुण से विप्रलंब में, विप्रलंब से शांत में अधिकाधिक अनुभूत होता है, ठीक है। आगे देखें। ट ठ ड ढ को, ट ठ ड ढ को छोड़कर का से लेकर माँ तक के वर्ण, का से लेकर माँ तक के वर्ण जिनमें अंगा अण, ठीक है, फिर ज्या अण, फिर ना, ठीक, माँ और माँ, ठीक, अणा ज्या णा ना माँ, इनमें ये इनसे युक्त वर्ण ह्रस्व रा और अड़ा, ह्रस्व रा और ड़ा, ठीक है। समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल मधुर रचना माधुर्य गुण के मूल हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं? माधुर्य गुण के मूल हैं, ठीक है। आगे देखें दोस्तों। उपर्युक्त पदों में नियम अनुसार ट ठ ड ढ इनसे रहित स्पर्श वर्णन है। क्या है? ट ठ ड ढ से रहित स्पर्श वर्ण है। सा अनुसार पद हैं, सा अनुसार पद हैं और समास अभाव है, ठीक है। समासाभाव है, अतः माधुर्य की व्यंजना है। क्या है? माधुर्य की व्यंजना है उपर्युक्त पंक्तियों में, ठीक है। आगे देखें दोस्तों। पंत इस उद्धरण में काव्य गुण है, ठीक है। पंत के इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है ये पूछा जा रहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत का कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीता, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीता, ठीक है। तो ये उद्धरण है किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का उद्धरण है, ठीक। ध्यान से देखें और इसमें काव्य गुण कौन सा है? तो ऑप्शन बी, प्रसाद।
प्रसाद गुण है इसमें, ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न है दोस्तों। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पंत जी के काव्य कृति पल्लव से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? पल्लव से ली गई पंक्तियां हैं। उपर्युक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। कौन सा? प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान, स्वच्छ अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। ठीक है, फिर से सुने। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान, जैसे कि सूखा हुआ ईंधन होता है और उसमें अग्नि लग जाए, ठीक है, अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान, और जो मान लो साफ कपड़े हैं, ठीक है, धुले हुए हैं और उसमें जल के समान, ठीक है, पानी में डाले तो कोई गंदगी नहीं रहती, ठीक है, जो रचना पाठक के चित्त में सहसा यानी अपने आप व्याप्त हो जाती है, ठीक है, शुद्ध रूप से व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण युक्त रचना कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। अब हम देखेंगे काव्य दोष। ठीक है, तो हमारा पिछला विषय काव्य हेतु था जो कि समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे काव्य दोष। ठीक है, दोष मीन्स क्या होता है? किसी चीज के अवगुण। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रस दोष है। ठीक है, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। रसगत काव्य दोष हैं कौन कौन से? ध्यान से सुने। स्वशब्द वाच्य विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना। ठीक है, रसगत काव्य दोष कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये 7 तरह के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले स्वशब्द वाच्य, दूसरा विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, फिर तीसरा है प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, चौथा है रस की बार बार दीप्ति, पांचवा है बिना अवसर रस का प्रतिपादन, फिर है छठा अंग की अति विस्तृति, सातवां है प्रकृति विपर्य। ठीक है, तो ये सभी रसगत काव्य दोष हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि 7 तरह के हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें काव्य का कौन सा दोष है? ठीक है, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? किसमें? यहाँ कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो। नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है ये। ठीक है, इसका उत्तर है डी, कोई भी नहीं। तो इसमें कोई भी काव्य दोष नहीं है। ठीक है, किसमें? पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। उपर्युक्त पंक्तियां केशव दास की रचना, कौन सी रचना है केशव दास की? रामचंद्रिका। ठीक है, केशव दास की रचना है रामचंद्रिका से ली गई पंक्तियां हैं। वह पंचवटी का वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। किसका वर्णन करते हुए? पंचवटी का वर्णन करते हुए। ठीक है, इस काव्य में काल दोष है। क्या है? काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है। किस युग की? क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है। उसमें पांडव कहाँ थे?
ठीक है, तो ध्यान रखें पंचवटी का वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों का उल्लेख केशवदास ने अपनी पुस्तक रामचंद्रिका में की है। ठीक है, और ध्यान रखें रामचंद्रिका संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो ध्यान रखें कुछ बातें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो यहाँ कुछ काव्य पंक्तियां हैं, देखते हैं। कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातरताएं, मधुमेह चुंबन कातरताएं, आज ना मुख को सता रही, आज ना मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, वचन दोष। वचन दोष लक्षित हो रहा है उपर्युक्त पंक्तियों में। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर और अप्रिय या बुरा लगे वहाँ वचन दोष या श्रुति कटुत्व दोष होता है। ठीक है, तो जिस काव्य में शब्द सुनने पर कैसे लगे, कठोर, अप्रिय और बुरे लगने लगे, वहाँ पर वचन दोष या श्रुति कटुत्व होता है, श्रुति कटुत्व दोष होता है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ हैं जिनकी पुस्तक है साहित्य दर्पण, उसमें इन्होंने रसापकर्षकः दोषः, क्या कहा है? रसापकर्षकः दोषः कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। क्या कहा है? दोष कहा है। मुख्य रूप से दोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। ठीक है, श्रृंगार, करुण, शांत, श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। ठीक है, जैसे श्रृंगार, करुण और शांत, इन 3 रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे। उपर्युक्त पंक्ति में यही काव्य दोष है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो ऑप्शन ए पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष है इस पंक्ति में। किसमें? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। ठीक है, प्रश्न की व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे। उपर्युक्त पंक्तियों में पुनरुक्ति काव्य दोष है। कौन सा दोष है? पुनरुक्ति काव्य दोष है। यहाँ पर जगत और जहान, जगत और जहान दोनों का प्रयोग हुआ है ना। तो जगत मीन्स भी संसार होता है, जहान मीन्स भी संसार ही होता है, जबकि दोनों का अर्थ क्या होता है? संसार, यानी एक ही अर्थ होता है, संसार। ठीक है, तो जब एक ही अर्थ वाले 2 शब्दों की पुनरुक्ति हो जाए, ठीक है, यानी कि आवृत्ति हो जाए, उसे हम पुनरुक्ति काव्य दोष कहते हैं। इस बात को समझ लें अच्छे से, पंक्ति को ध्यान से देखें। जगत और जहान एक ही अर्थ के 2 शब्द हैं ये। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिणी तिये अकुलाए, तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिणी तिये अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? तो ऑप्शन डी क्लिष्टत्व, क्लिष्टत्व काव्य दोष है। तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिणी तिये अकुलाए में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं,
गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। क्लिष्टत्व का क्या अर्थ है? क्लिष्टत्व का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आ जाता है। किस में आ जाता है? काव्य में आ जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में तरु रिपु धर शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि और अग्नि का शत्रु जल और जल को धारण करने वाला बादल है। ठीक है, तो जो ये तरु रिपु धर शब्द हैं, इनका प्रयोग जो पंक्तियों में हुआ है, इसका अर्थ है दोस्तों जो पेड़ होते हैं उनकी शत्रु अग्नि होती है और अग्नि का शत्रु क्या होता है? जल होता है। और जल को धारण करने वाले कौन होते हैं? बादल होते हैं। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाई होती है, यानी अर्थ को समझने में हमें कठिनाई होती है। अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष है। कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व। देखो, क्लिष्ट मीन्स होता ही कठिनाई है। ठीक है, तो क्लिष्टत्व काव्य दोष है प्रस्तुत पंक्ति में। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो ऑप्शन ए अधिक पदत्व काव्य दोष है। सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में। ठीक है, तो टीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे व्याख्या पर। जहां वाक्य में अनावश्यक अर्थ का सूचक पद प्रयुक्त होता है वहां अधिक पदत्व दोष होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग? सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ है। ठीक, यहाँ सबसे जो शब्द है इसका प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। ठीक है, सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। इसीलिए अगर पंक्ति में ये शब्द आ रहा है कि सबसे सुंदरतम, ठीक है, सबसे सुंदरतम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है अधिक पदत्व का दोष है, यानी कि एक से अधिक पद आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, मतलब अनावश्यक है। यहाँ सबसे लगाने की हमें ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन पंक्ति में लगा दिया। इससे कौन सा दोष हो गया? पदत्व दोष हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। और हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।